अस्सलामुअलैकुम। आज हम फ्रांसिस बेकन को पढ़ेंगे। इनका इंडक्टिव मेथड हम स्टडी करेंगे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो मैंने मेजर पोर्शंस कवर करा दिए हैं पीएमएस और सीएसएस की फिलोसफी का। सीएसएस में तो आई गेस इट्स ऑलमोस्ट कवर्ड ना, कुछ भी शायद नहीं रहता इतना। बाकी पीएमएस में कुछ पेपर 2 की चीज़ें हैं, वो मैं सून ही उस पर लेक्चर बनाने की कोशिश करूँगी जैसे मुझे टाइम मिलता है, तो वो चीज़ें हम कवर कर लेंगे। फिर फिलोसफी का हमारा कोर्स इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएगा सारा, ठीक है, पीएमएस और सीएसएस का। सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रांसिस बेकन फिलोसफी। इनका इंडक्टिव मेथड था, तो ये कैसे इंडक्टिव मेथड चला है एंड क्या चीज़ है, ठीक है। सो हम ये देखते हैं कि इसके बारे में हमें क्या पता लगता है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। पहले हम थोड़ा सा साइंटिफिक मेथोडोलॉजी देख लेते हैं क्या है। प्लेटो वर्सेस एरिस्टोटल है, डिकार्ट्स वर्सेस बेकन है, इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव है, या डिडक्टिव वर्सेस इंडक्टिव है। डिडक्टिव हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है वो हमें पता है, ठीक है। फिर भी एक क्विक रिकैप कर देती हूँ कि जो हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग होता है दैट्स अ टॉप डाउन अप्रोच, कि आपने एक इट्स अ थ्योरी लेड एन ऑब्जर्वेशन, कि आपको कोई पहले से थ्योरी पता है, ठीक है, और आपने अब उसको ट्रू या फॉल्स में प्रूव करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। सो वन स्टार्ट्स विद एन आइडिया, ये रैशनल ट्रेडिशन है, आपने लॉजिकल रीजनिंग करनी है इस पे। और डिकार्ट्स की भी यही डिडक्टिव रीजनिंग। समवन वाज आस्किंग कि डिडक्टिव रीजनिंग जो डिकार्ट्स का वो क्या है, तो ये है वो डिकार्ट्स का डिडक्टिव रीजनिंग, के आपने इसी तरह लॉजिकल रीजनिंग करनी है किसी भी एक थ्योरी पे और लॉजिकली आपने उसको प्रूव कर लेना है। ऑन द अदर हैंड जो एरिस्टोटल का या जो बेकन का आता है या जो इंडक्टिव रीजनिंग है, दैट्स इज नॉट बेस्ड ऑन रीजनिंग, इट्स बेस्ड ऑन एम्पिरिकल ट्रेडिशन, ठीक है, एंड इट्स अ बॉटम अप अप्रोच। आप ऑब्जर्व करते हैं, देन यू कंक्लूड, यू ड्रॉ सम कंक्लूजन्स। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं कि स्वॉन्स हैं, वी हैव सीन सम वाइट स्वॉन्स, एक जगह पे, दो जगह पे, 10 जगहों पे हमने वो देखी है, एंड फाइनली वी जस्ट कंक्लूडेड इट कि जी ऑल स्वॉन्स आर वाइट, ठीक है। तो हमने एक ऑब्जर्व किया, हमने स्पेसिफिक से जनरलाइजेशन पे हम गए हैं, स्पेसिफिक से जनरलाइजेशन पे गए, ठीक है। हमने स्पेसिफिक स्वॉन्स देखी है, स्पेसिफिक एरियाज में देखे हैं, देन वी जनरली कंक्लूडेड कि ऑल स्वॉन्स आर वाइट। सो इट्स डिडक्टिव रीजनिंग, और ये सर फ्रांसिस बेकन का मेथड भी कहलाया जाता है। अच्छा, अब ये भी है, इट्स लाइक साइंटिफिक मेथड में आप देख लें। पहले हम डिडक्टिव रीजनिंग को देखते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। अच्छा, ये डिडक्टिव रीजनिंग है, तो इसमें आप देख लें, पहले वही बॉटम अप्रोच है, तो ऑब्जर्वेशन है, फिर आप उसका पैटर्न फॉलो करेंगे, फिर आप एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे, एंड फाइनली यू गो टुवर्ड्स द थ्योरी, ठीक है। आपने उसको फाइनली थ्योरी बना दी कि ये जी ये जनरल थ्योरी बन गई है इससे। तो स्पेसिफिक से जनरल पर आ गए कि आपने स्वॉन्स देखी, एक देखी, दो देखी, तीन देखी, और फिर करते कराते आपने एक जनरल बना दिया कि जी सारी स्वॉन्स ही वाइट होती हैं, ठीक हो गया। ऑन द अदर हैंड जब आपके पास डिडक्टिव रीजनिंग है, अब ये आपके पास ये जो यहाँ से थ्योरी बनी है ना, ऑल स्वॉन्स आर वाइट, इस थ्योरी का यहाँ पे आके जो है ना ये ताल्लुक बनता है, क्योंकि डिडक्टिव रीजनिंग आप सिर्फ तब कर सकते हैं जब आपके पास ऑलरेडी कोई थ्योरी मौजूद होगी, ठीक है। उसी सूरत में आप डिडक्टिव मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो वे आउट कि आप खुद ही से कुछ करेंगे। वरना अगर आप कुछ कर रहे हैं ना, तो वो आपके पास इंडक्टिव में आएगा, ठीक है। अगर आप अपनी अपनी मर्जी से कुछ बना रहे हैं तो वो इंडक्टिव में आएगा, लेकिन अगर आपके पास कोई ओल्डर थ्योरी है, अगर आप उस पर अप्लाई करें तो वो आपके पास डिडक्टिव रीजनिंग में होगा, ठीक है। इट्स जनरल टू स्पेसिफिक, और ये रेने डिकार्ट्स ने इसको किया, पहले प्लेटो ने बहुत अरसा पहले, और फिर अब जो है फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी की अगर बात करते हैं तो फिर रेने डिकार्ट्स ने लिया, इस पे काम किया, और फिर इसी तरह फ्रांसिस बेकन ने इंडक्टिव मेथड को आगे चलाया है। अच्छा, अब फ्रांसिस बेकन की क्या थ्योरी है ना, उनका हम देख लेते हैं, उनकी फिलोसफी क्या है। देखिए, बात वही करते हैं, वो कह रहे हैं ट्रूथ कम्स आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, कि आपको सच्चाई का इल्म जो है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। रेने डिकार्ट्स भी यही बात कर रहे हैं कि ट्रूथ कम्स आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन में फर्क आ रहा है। इनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस इन्वेस्टिगेशन से फर्क है। वो कैसे फर्क है?
फ्रांसिस बेकन कहते हैं जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक्सपेरिमेंटेशन पे आएगी, ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन लीड टू अंडरस्टैंडिंग, कि आप कोई चीज को एक्सपेरिमेंट करेंगे, साइंटिफिक बात करें कि जब तक आप कोई चीज एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे आप कभी भी ट्रूथ नहीं जान सकते। ऑन द अदर हैंड रेने डेकार्ट्स कह रहे हैं ह्यूमन रीजनिंग लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग, कि आपके पास अकल होनी चाहिए, रैशनैलिटी होनी चाहिए, रीजनिंग से आप जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। फ्रांसिस बेकन कहते हैं जी प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजीज आर इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिकलिटी पे वो बात करें। एंड रेने कहते हैं द सर्च फॉर प्रूवेबल नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, कि उस प्रूवेबल नॉलेज की जुस्तजू जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये फर्क आता है इन दोनों की फिलोसफी में। इसी तरह फ्रांसिस बेकन जो एक इंग्लिश पॉलिटिशियन और राइटर थे, ही बिलीव्ड साइंस कुड इम्प्रूव पीपल्स लाइव्स, क्रिटिसाइज पीपल्स एक्सेप्टेंस ऑफ एरिस्टोटल आइडियाज, क्योंकि एरिस्टोटल का जो है वो 2000 साल पहले की फिलोसफीज हैं, ठीक है, 2000 साल पहले का ये इंडक्टिव मेथड। तो आफ्टर 2000 years, इतना टाइम गुजर जाने के बाद ही वाज द वन जिन्होंने चैलेंज किया है एरिस्टोटल की थ्योरी को, ये मेथड को। रेने डेकार्ट्स, he rejected all assumptions and teachings except only things learned through observation, knew only one thing for certain, I think therefore I am, ठीक है, cogito ergo sum, and moved on from there। ये रेने डेकार्ट्स की रेवोल्यूशनरी फिलोसफी है। अच्छा, इनका डेट ऑफ बर्थ और डेथ देख लीजिएगा, याद रखना चाहें रख लें, पेपर में शामिल करना चाहें शामिल कर लें, इट्स अप टू यू। इनमें इनकी कामों में क्या है जी, क्रेडिटेड फॉर फॉर्मुलेटिंग द साइंटिफिक मेथड, induction, experimentation, and interpretation of data. He strongly opposed deduction from authority. Knowledge is power, influenced the scientific revolution to follow. चलें जी, अब हम जरा थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ते हैं। 17th सेंचुरी फिलोसोफर हैं, सो इनके मेथड को बेकोनियन मेथड भी कहा जाता है। इनकी क्या है जी, मेथोडिकल ऑब्जर्वेशंस ऑफ फैक्ट्स एज अ मींस ऑफ स्टडिंग एंड इंटरप्रेटिंग नेचुरल फिनोमेना, ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स यही मींस ऑफ स्टडी और इंटरप्रेटिंग नेचुरल फिनोमेना है। द कोर ऑफ बेकन्स फिलोसफी ऑफ साइंस इज द अकाउंट ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। इनकी जो कोर फिलोसफी है वो है इंडक्टिव रीजनिंग, और दिस एसेंशियली इज एम्पिरिकल मेथड है। इंडक्टिव में एम्पिरिकल मेथड ही आता है, जो कि 17th सेंचुरी में इन्होंने बनाया। इंग्लिश फिलोसोफर थे, and as a scientific substitute for the prevailing system of thought। prevailing system of thought कौन से, जो एरिस्टोटल के 2000 साल पहले के, ठीक है, तब से हैं, which relied all too often on fanciful guessing, guess कर लेते हैं चीजों को, and the mere citing of authorities to establish truths of science, ठीक है, ये वाली पुरानी जो चीजें थी जिसके अगेंस्ट अब ये बात करते हैं। So the defect of all previous systems of belief about nature lay in the inadequate treatment of the general propositions from which the deductions were made। अब आप चीजों को डिड्यूस कर रहे हैं और inadequate treatment है, ठीक है, तो इनके जो है ना, इनका क्रिटिसिज्म उस पे है कि इस तरह नहीं करना चाहिए। Either they were the result of precipitate generalization from one or two cases, or they were uncritically assumed to be self-evident। मतलब वो कह रहे हैं कि भाई इस पे जो भी चीजें हैं ना, इस पे इसको सेल्फ एविडेंट समझ के मान लिया जाता है, या एक जेनेरिक चीज है कि भाई ये एज अ होल, क्योंकि ये सच रही है, ये एज अ होल या सदियों से चीज चलती आ रही है, तो यही इसमें ट्रू चीज है, यही इसका ट्रूथ है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। आपने इस पे एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं करना, आपने इस पे करना कुछ नहीं है, और बस आपने मान लेना है कि भाई क्योंकि पुराना से ऐसे चलता आ रहा था तो अब भी ऐसे ही चलेगा। सो इसके अगेंस्ट उन्होंने बात की है। सो इन्होंने जितनी भी प्री कंसेप्शंस थी और प्रेजुडिसेस थे उसको डिसमिस किया है, और नोवम ऑर्गेनम इनकी काम का नाम है, ठीक है, इसको न्यू इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। 1620 में इनका काम शाया हुआ था, और अगेंस्ट एरिस्टोटल का ऑर्गेनम, ठीक है, ऑर्गेनम एरिस्टोटल का था, उसको रिप्लेस किया नोवम ऑर्गेनम, न्यू इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये इनका नाम था। अब इसके अकॉर्डिंगली ये कहते थे कि जी in order to avoid hasty generalization, Bacon urges to a technique of gradual ascent,
कि आप स्लोली एंड ग्रेजुअली, आप एकदम किसी भी कंक्लूजन पे जंप इन नहीं करें, ठीक है। यू डोंट जंप टू द कंक्लूजन्स, आप ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेके चलें, और हर चीज पे जो है एक्सपेरिमेंट करें। हर चीज पे आपने उसको देखना है कि वो ठीक है कि नहीं है, उसको डायरेक्टली एंड पे जाके सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके उसको ट्रू फॉल्स नहीं कर लेना। अगर आगे हम इसका जरा डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या ये बात आगे करें। इनिशियली ही पॉइंट्स आउट द प्रॉब्लम इन इंडक्शन की जी, वहां पे जनरलाइजेशन हो जाती है। आप डायरेक्टली जो है ना वो यस और ट्रू फॉल्स में चले जाते हैं। तो इफ जनरल एक्सियम इज प्रूव्ड फॉल्स, तो जो सारे इंटरमीडिएट एक्सियम्स होते हैं ना, दे मे बी फॉल्स। तो इसका मतलब है कि मतलब वो एक वर्ड यूज करते हैं जिसको कहते हैं एडिफिस टम्बल्स। एडिफिस, एडिफिस इनके अकॉर्डिंगली जो है ना, EDIFICE, इट्स नोन एज बिल्डिंग, कि वो बिल्डिंग जो है ना वो फॉल कर जाती है, ठीक है। सो ही prescribes a different path. वो path क्या है कि his method is to proceed regularly and gradually, slowly and gradually from one axiom to another. एक postulate से दूसरे postulate में जाएं। Each step पे आप thoroughly उसको test करें by observation, experimentation before the next step is taken. ठीक है। And then confirm axiom become a foothold to a higher truth. एक step by step, it's kind of a ladder. ये चीज ना इस तरह लेडर की तरह बनेगी कि आपने फर्स्ट स्टेप पे गए, वहां पे आपने कुछ चीजें हैं तो यहाँ पे टेस्ट एंड ट्रायल किया, फिर नेक्स्ट पे गए, तो अब एक आपको पता है कि ये चीज टेस्टेड है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो ये एक आपको लार्जर ट्रूथ देगी और आपको एक हायर ट्रूथ देगी, क्योंकि ये चीज ठीक है, ये गलत हो ही नहीं सकती। जब आपने बार 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 उसको टेस्ट किया तो डेफिनेटली इट विल कम आउट अ प्रूवन ट्रूथ। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएं तो वो भी आपकी जब फाउंडेशन ठीक होगी आपकी बिल्डिंग भी ठीक बनेगी, ठीक है। नाउ ही हैज गिवन 3 में स्टेप्स। वो क्या है जी? फर्स्ट स्टेप है डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्स, आपने पहले फैक्ट्स को डिस्क्राइब करना है। सेकेंड है फिर आपने उसको टेबुलेट करना है या क्लासिफाई करना है 3 कैटेगरीज में, ठीक है। वो 3 कैटेगरीज क्या है जी? Instances of the presence of the characteristic under investigation, instances of its absence, or instances of its presence in varying degrees, ठीक है। पहले आपने फैक्ट्स को डिस्क्राइब किया, अब उन फैक्ट्स को आपने टेबुलेट किया। टेबुलेट अब किस तरह किया? 3 डिग्रीज में या कैटेगरीज में। पहला प्रेजेंस का, ठीक है, ये हम आगे भी जरा मैं डिटेल में बताऊंगी। दूसरा एब्सेंस पे, और तीसरा वेरिंग डिग्रीज पे। तो ये 3 तरह की आपने टेबुलेशन कर ली। And third क्या? The rejection of whatever appears in the light of these table, not to be connected with a phenomenon under investigation and the determination of what is connected with. अब आपने वो रिजेक्ट कर देने हैं जो कि कनेक्टेड है और जो नहीं कनेक्टेड, ठीक है। जो आप अंडर इन्वेस्टिगेशन है ना, ठीक है, उसमें जो कनेक्टेड है और जो नहीं कनेक्टेड, आपने उनको सेपरेट आउट कर लेना है। ये आपके 3 टेबुलेशन हो गई। फिर देख लेते हैं, पहले में आपने फैक्ट्स को डिस्क्राइब कर दिया, दूसरे में आपने टेबुलेट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस, एब्सेंस एंड वेरिंग डिग्रीज। तीसरे में आपने अब देखना है कि जो चीजें कनेक्टेड नहीं हैं उनको रिजेक्ट कर दिया और डिटरमिन किया जो चीजें कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब देखें ये एक साइंटिफिक मेथड का किस तरह का है। पहले आपने चीज़ों को ऑब्जर्व किया, फिर आपने क्वेश्चन किया अच्छा ठीक है ये चीज़ें रेलेवेंट हैं कि नहीं है, फिर आपने उस पर रिसर्च की, फिर आपने उसका एक हाइपोथेसिस बनाया, फिर आपने उसको एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, फिर आपने डेटा देखा, उसका रेलेवेंट डेटा, एंड देन यू फाइनली कंक्लूडेड इट कि जी ये इस तरह चीज़ है एंड दिस इज ट्रू, ठीक है। इस तरह साइंटिफिक मेथड का एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं आप, इसका फ्लो चार्ट बना लें, या आप जो ऊपर उन्होंने बताया हुआ है कि जी पहले आपने फैक्ट्स बताने हैं, डिस्क्राइब करना है, ठीक है, देन यू हैव टू टेबुलेट इट। अब टेबुलेट भी आपने कैसे करना है? ऑन द बेसिस ऑफ 3 थिंग्स, तो वो आपने 3 में उसको कर देना है। प्रेजेंस ऑफ डिग्री ऑफ या इंस्टेंसेस ऑफ प्रेजेंस, एब्सेंस एंड वेरिंग डिग्रीज, ठीक हो गया। देन इन सबको तीनों को इसमें से देखना है कि जी ऑन द बेसिस ऑफ रिजेक्शन के आपने चीज़ों को रिजेक्ट कर देना जो कि कनेक्टेड नहीं है और जो कनेक्टेड है उनको देखना है, ठीक है। तो इस तरह आपका एक
माइंड में आपका ये फ्लो चार्ट से बन जाएगा, आप इसको अपने तरीके से बना लीजिएगा जैसे आपको ठीक लगता है। अच्छा, जो हम पीछे बात कर रहे थे टेबल ऑफ प्रेजेंस, एब्सेंस एंड डिग्री, उसमें क्या है? टेबल ऑफ प्रेजेंस में क्या आएगा? इट विल कंटेन अ कलेक्शन ऑफ केसेस इन विच वन स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी इज फाउंड। एक जो स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी है ना, वो जो सब में प्रेजेंट होगी, आपने उनका कलेक्शन कर लेना है, ठीक है? दे आर देन कंपेयर टू ईच अदर टू सी व्हाट अदर प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी ए जो है वो आपको चाहिए, अब वो प्रॉपर्टी है आपको 1 2 6 में मिल रही है, ठीक है? फिर आपने देखना है कि 6 2 1 में और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कॉमन है। तो इस तरह की जो कॉमन जो चीजें प्रेजेंट हैं, वो एक डेटा सेट में, जब हम मैथमेटिकल वो नहीं करते स्टार्स जब हम पढ़ रहे होते हैं, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा, जिसमें हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा अवेलेबल होता है, ठीक है? फिर आप उसमें से देखते हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो दैट काइंड ऑफ थिंग। आपने जो है ना इन सब चीजों को ग्रुप कर लेना है कि भाई इनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको चलो कोई एग्जांपल दे भी देती हूँ कि आपने देखना है रेड कलर की जो चीजें हैं वो आपके कमरे में किस किस चीज में रेड कलर पाया जा रहा है, आपने उसको एक चीज कर लिया, ठीक है? फिर आपने देखना है कि अब वो जो रेड कलर की जिनमें रेड कलर पाया जा रहा है उनमें आपस में क्या कॉमन चीज आ रही है, राउंडनेस है, इसकी शेप आ रही है, सोलिडिटी सेम आ रही है, या क्या चीज सेम है ना, आपने वो उनकी बेसिस पे उनको कॉमन कर लेना, ठीक है? ये तो हो गया टेबल ऑफ प्रेजेंस। नेक्स्ट है जी टेबल ऑफ एब्सेंस। सो इसमें क्या करना है, विच लिस्ट केसेस दैट आर एज अलाइक एज पॉसिबल टू द केसेस इन द टेबल ऑफ प्रेजेंस एक्सेप्ट फॉर द प्रॉपर्टी अंडर इन्वेस्टिगेट। अब इसमें जो चीजें उसमें नहीं पाई जा रही, आपने उनके अकॉर्डिंगली देखना है, लिस्ट उसी तरह करना है सामने ऊपर वाला हो किया है। Any property that is found in the second case cannot be a sufficient condition of the original property, ठीक है? कोई भी जो प्रॉपर्टी हमें सेकंड केस में मिल रही है वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं हो सकती ओरिजिनल प्रॉपर्टी की। फिर आपने उसका देखना है टेबल्स ऑफ डिग्री, proportionate variations of two properties are compared to see if the proportion is maintained, ठीक है? अगर आपको प्रोपोर्शन चाहिए कि भाई लाइक अब प्रोपोर्शन मैथ्स के अगर आपको मैं बताती हूँ तो 1:2 में अगर आपको प्रोपोर्शन चाहिए कि एक चीज में इतना चीज अवेलेबल हो और दूसरे में इतना हो, तो इसी तरह आपके पास वो डिग्री मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है? इस तरह आपने इनका देखना है कि किस में वो चीज मेंटेन हो रही है। पहले में आपने देख लिया कि क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं, दूसरे में आपने देख लिया क्या क्या चीजें एब्सेंट हैं, तीसरे में आप देख लिया कि कितनी प्रोपोर्शन में वो चीजें मेंटेन हो रही हैं। So this method would have the beneficial effect of loosening the hold on men's minds of ill-constructed everyday concepts that obliterate important differences and fail to register important similarities. ये चीज जो है हमें हमारे माइंडसेट से जो है ना, जो ऑलरेडी चीजें बनी हुई हैं हमारे माइंड में, उससे थोड़ा सा डिफरेंट लेकर जाता है। सो इसमें क्रूशियल पॉइंट क्या है, द इंडक्शन मस्ट वर्क बाय एलिमिनेशन। जिस तरह हम कॉमन डे लाइफ में चले तो लाइक उस तरह नहीं, आपने एलिमिनेशन के भाई आपने वो चीजें भी लिस्ट आउट करनी है जो चीजें नहीं पाई जा रही, आपने उनको एन्यूमरेट कर लेना है। ही स्ट्रेस्ड द ग्रेटर फोर्स ऑफ अ नेगेटिव इंस्टेंस। हम तो नॉर्मली ये कहते हैं ना कि ठीक है, जो चीजें हमें उस जो चीज हमें चाहिए वो चीज अवेलेबल होनी चाहिए, प्रेजेंस की हम बात करते हैं ना, बट इनका स्ट्रेस क्या है, इनका स्ट्रेस है नेगेटिव इंस्टेंसेस पे, कि जो चीज नहीं है आपने उस पे भी फोकस करना है। The fact that while all A are B's is only very weakly confirmed by this A is B, it is shown conclusively to be false by this is not B. ठीक है? Like हम हमेशा यही कर रहे हैं कि A equals to B. हमने कभी ये नहीं कहा कि A is not equal to B. हमें इस चीज को भी कंसिडर करना है, ठीक है? So he devised tables of formal devices for the presentation of singular pieces of evidence in order to facilitate the rapid discovery of false generalization. और ये जो हम इसी वजह से जो है ना बहुत सारी false generalization कर लेते हैं, तो फिर उन्होंने जो 2000 साल पहले की जितनी भी generalizations हुई थी, जो general conclusions थे, उनको उन्होंने ठीक करने की कोशिश की है। So he may be credited with recognizing in their essence the method of agreement, joint method and the method of concomitant variations, related variations, ठीक है?
His emphasis on the exhaustive cataloging of facts has since been replaced as a scientific method, for it provided no means of bringing investigation to an end or of insightful delimitation of the problem by creative use of hypothesis. अगर हम बात करते हैं लाइक कंक्लूड अगर हम इसको करें तो बेकन ने रोल ऑफ इमेजिनेशन और हाइपोथेसिस को अंडर एस्टिमेट किया है। ये कि जिस तरह डिडक्टिव है तो उसमें आप इमेजिनेशन में बात चलाते हैं कि अगर ये चीज़ हो रही है तो सब पे फॉलो अप होगी। जनरलाइजेशन को इमेजिनेशन को इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया। ही ओवर एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ माइन्यूट ऑब्जर्वेशन एंड जो कि बी लाइक डेटा है ना, छोटा सा भी डेटा माइन्यूट सा छोटू सा, आपने उनका भी डेटा को कलेक्ट करना है और आपने उसको ऑब्जर्व करना है और आपने उसको एक्सपेरिमेंट करना है एंड देन उसको अल्टीमेटली आपने कंक्लूड करना है, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना। ठीक हो गया? हर चीज को आपने देखना है कि कौन सी चीज ट्रू है और कौन सी फॉल्स। सिर्फ आपने ट्रूथ की तरफ लाइक जो ट्रू चीजें हैं या जो आपको आपके डेटा की तरफ के फॉर्म में मिल रहे हैं आपने सिर्फ उसमें नहीं जाना, जो अगेंस्ट में मिल रहे हैं ना आपने उनको भी देखना है, जज करना है। ठीक है, सो ये बेकन का मेथड था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने डेकार्ट्स का भी डिडक्टिव इसी में कवर करने की कोशिश की है। सो फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो डू आस्क मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।